हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज से हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है चैप्टर नंबर 3, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। बच्चों, हर लेक्चर्स जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं या चैप्टर्स जो भी, उसके साथ हम लोग डीपीपीस भी सॉल्व कर रहे हैं। तो चैप्टर 3 स्टार्ट करने के पहले मैंने आप लोग को चैप्टर 4 का जो मोशन इन प्लेन है उसका एक टॉपिक वेक्टर्स है, पूरा वेक्टर्स लेक्चर्स विद डीपीपी पहले सॉल्व करा दिया, क्योंकि वेक्टर्स का बहुत सारे कॉन्सेप्ट का यूज़ हमारा इस चैप्टर के अंदर है, इसलिए मैंने पहले उसको सॉल्व कराया था। अब ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग मोशन इन प्लेन के आगे के जो टॉपिक्स होंगे उसको पढ़ेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है ये और आसान चैप्टर है। सबसे पहले तो ये दिमाग में बैठ जाए कि आसान है तो मुश्किल तो है नहीं। देखते हैं कि क्या है, व्हाट इज मैकेनिक्स। शुरुआती है बच्चों, फर्स्ट लेक्चर है, जानते हो शुरू में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होगा जो कि पूरे जितना चैप्टर्स में ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट्स हर जगह पर यूज होते रहता है। व्हाट इज मैकेनिक्स, तो बोलते हैं कि वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें कि हम लोग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का स्टडी करते हैं। वैसे ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स। तो ये पूरा जो मैकेनिक्स है ना, किनका देन है? न्यूटन, सब लोग जानते होंगे, गैलीलियो। तो इन दोनों साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। सारे कॉन्सेप्ट जो भी उन्होंने दिया वही सब चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहते हैं तो उसमें दो टर्म मेरे पास आता है, एक है रेस्ट और एक है मोशन। तो ये जो दो वर्ड है, रेस्ट में है बॉडी या मोशन में है, ये दोनों चीज़ जो है ना रिलेटिव टर्म है। अब लो, रिलेटिव मतलब नहीं समझ में आता है, रिलेटिव टर्म का मतलब क्या है भाई? तो कैसे समझते हैं इसको, थोड़ा दूसरे तरीका से बताता हूँ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये लड़की बहुत अच्छी है। पता है क्यों हम ऐसा कह पाते हैं? क्योंकि मेरे दिमाग में पता है कि खराब लड़का कैसा होता है और खराब लड़की कैसी होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि हाँ ये अच्छा है। तो अच्छा और खराब होना क्या है, एक रिलेटिव टर्म है, डिपेंड करता है कि कौन उसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में वो अच्छा है। हम जिसको कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है, किसी के लिए वो नेक्स्ट लेवल से अच्छा होगा, किसी के लिए वो खराब होगा, किसी के लिए वो बहुत खराब होगा। तो डिपेंड कर गया ना अलग अलग ऑब्जर्वर पर। तो ये चीज़ है। ठीक उसी तरह से अच्छा और खराब रिलेटिव टर्म है ना, कौन ऑब्जर्व करा उस पर निर्भर करता है, एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है कि भैया ये अच्छा ही है। वैसे ही ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये एक रिलेटिव टर्म है। जिस फ्रेम से, अलग अलग फ्रेम पर ना ऑब्जर्वर रेस्ट में हो जाता है, अलग अलग फ्रेम से देखते हैं तो ऑब्जर्वर जो है, मतलब जिसको देखेंगे वो मोशन में हो जाता है। सवाल है कि कैसे। एक उदाहरण बताता हूँ। मान लीजिए एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन में दो आदमी बैठा हुआ है, यह है ए और यह है बी, और ट्रेन जो है ना ये चल रही है, ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठा हुआ है। तीसरा एक ऑब्जर्वर है, वो है प्लेटफॉर्म पर खड़ा, प्लेटफॉर्म पर खड़ा। अब ए जब बी को देखेगा तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि तो रेस्ट में है क्योंकि चुपचाप बैठा हुआ है। लेकिन वहीं अगर सी जो ऑब्जर्वर है, जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है रेलवे स्टेशन पर, वो देख रहा है ट्रेन उड़िया रही है। तो ट्रेन अगर उड़िया रही है, उसके अंदर जो आदमी बैठा हो वो भी उड़िया रहा होगा, उड़ियाने मतलब हवा में नहीं, ये ट्रेन के साथ जा रहा है। ठीक, तो ये क्या बोलेगा, सी बोलेगा यार बी तो मोशन में है। तो हो गया ना रिलेटिव टर्म, कि इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं तो ये रेस्ट में है, इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं तो ये मोशन में है। अच्छा, सी लग रहा है जैसे प्लेटफॉर्म पर, तो भाई प्लेटफॉर्म तो रुका हुआ है रेस्ट में, लेकिन मतलब ये प्लेटफॉर्म कहाँ है, इस अर्थ पृथ्वी पर है। अगर कोई दूसरा गैलेक्सी से देखे या दूसरा प्लैनेट से देखेगा तो ये प्लेटफॉर्म भी क्या नजर आएगा, मोशन में, क्योंकि पृथ्वी तो खुद रोटेट कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है सूर्य के चारों तरफ। तो भाई पृथ्वी खुद मोशन में है, यानी समझ में आ गया, एवरीथिंग इज क्या है, रिलेटिव। कौन रेस्ट में है, कौन मोशन में, हम कह ही नहीं सकते, डिपेंड करता है कि आप ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हो। ये दिखने में बच्चों हो सकता है बहुत छोटा लगा, मतलब लग रहा होगा हाँ आज तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है, लेकिन आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना, रिलेटिव वेलोसिटी, रेनमैन प्रॉब्लम्स, रिवर बोट प्रॉब्लम्स, बड़ी टिपिकलिटी है, लेकिन एकदम सिंपल कर करके अगर समझे ना तो पिक्चर दिमाग में बनता है कि ओहो इसका मतलब क्या है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ जो रिलेटिविटी दिया, यही सब चीज़ दिया, ऐसा चीज़ दिया कि उस समय के मात्र 3 ही साइंटिस्ट थे जिनको वो चीज़ समझ में आ रहा था। समझ में ही नहीं आता है कि आइंस्टीन ने दिया क्या था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। ठीक यही सब की रिलेटिव चीज़ है। तो छोटा छोटा चीज़ है। यहाँ पर पूरे मैकेनिक्स में जो हम लोग पढ़ेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव है, जो मैं बता रहा हूँ कि अच्छा है खराब है, एक अच्छा डिपेंड कर जाता है, ये सब इतना टिपिकल है बच्चों। जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे ना मैकेनिक्स में, वो जा करके क्लास 12 में पढ़ाऊंगा मॉडर्न फिजिक्स, वहाँ जाके वो फेल कर जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन वाले कॉन्सेप्ट में। तो चलिए कोई बात नहीं, छोटा चीज़ है।
तो पता चले उस समय मैं जिक्र करूंगा। याद करिए क्लास 11th में हमने क्या पढ़ा था, तो आप याद करिएगा। ये देखिए टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स 3 तरह के होते हैं। क्या है भाई? एक है स्टैटिक्स, एक है काइनेमेटिक्स, एक है डायनामिक्स। स्टैटिक्स क्या है? तो मैकेनिक्स का वो पार्ट है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स का स्टडी करते हैं जो कि वो रेस्ट में है। तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक। एक काइनेमेटिक्स और एक डायनामिक्स। आप लोग बोलते हो सर काइनेमेटिक्स कब पढ़ाइएगा, सर काइनेमेटिक्स कब पढ़ाइएगा, सर काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ाइएगा क्या? बच्चों बिना काइनेमेटिक्स पढ़ाए फिजिक्स कैसे पढ़ाएंगे? वो तो कंप्लीट फिजिक्स पढ़ा रहा हो तो उसमें तो सब चीज़ आएगा, है ना। तो आप बोले काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ाइएगा सर, काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ाइएगा सर, तो बताइए व्हाट इज काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स है क्या? तो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स जो है, इसमें हम मोशन ऑफ बॉडीज, जो भी बॉडी से मोशन में जब होता है उसका स्टडी करते हैं दोनों में। लेकिन दोनों में एक बारीकी सा अंतर है कि ये भी स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ये भी स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन इसमें विथआउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। किस कारण से वो मोशन में है उसका हम स्टडी नहीं करते हैं। तो मैकेनिक्स का वो टाइप को हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स, ठीक है, वो ब्रांच को। और एक है डायनेमिक्स जिसमें कंसीडर करते हैं कॉज ऑफ मोशन। जैसे कि एक आदमी दौड़ रहा हो तो बोलते हैं एक आदमी दौड़ रहा है, कितना स्पीड से दौड़ रहा है, देखिए स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कितना स्पीड से दौड़ रहा है, कितना डिस्टेंस उसका चेंज करते जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सब चीज़ स्टडी कर रहे हैं। कारण मत देखिए कि किस कारण से वो दौड़ रहा है, क्या उसके पीछे कोई कुत्ता दौड़ा दिया गया है जिसके कारण डर से वो दौड़ रहा है? कारण का स्टडी नहीं करना है। मैं किसी चीज़ को फेंक दूँ, अब बस हवा में चला गया, भाई क्यों फेंके, क्या मस्ती करने के लिए फेंके? तो ये सब कारण उरण का स्टडी मत करिए इसमें, ठीक है, उसको बोलेंगे काइनेमेटिक्स। अगर कारण स्टडी किए तो वो हो जाएगा क्या चीज़? डायनामिक्स। तो चलिए ये समझ में आया, ये सबको नोट करने की भी जरूरत नहीं है, बस दिमाग में एक चीज़ होता है ना, शुरुआती है मैकेनिक्स पढ़ने जा रहे तो रहना चाहिए दिमाग में। टाइप्स ऑफ मोशन, एक है ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, रोलिंग मोशन। तो रोटेटरी और रोलिंग जो है उसको हम लोग रोटेशन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे और ट्रांसलेटरी मोशन को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। पहले थोड़ा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन 2 तरह का, एक रेक्टिलिनियर, दूसरा कर्विलिनियर। रेक्टिलिनियर मोशन को मोशन इन 1D यानी 1 डायमेंशन कहते हैं। कर्विलिनियर मोशन 2 तरह का होता है, मोशन इन 2D, मोशन इन 3D। 2D को बोलते हैं 2 डायमेंशन यानी कि प्लेन मोशन, और जो 3D हो गया वो मोशन इन स्पेस। तो एक तो ये हुआ। अब जैसे एग्जाम्पल्स अगर सबका देखें बच्चों, ठीक है, जैसे रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? तो मोशन इन 1 डायमेंशन, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन में कोई भी पार्टिकल जो है ना या कोई बॉडी मोशन कर रहा हो, चाहे एक्स एक्सिस हो, चाहे वाई एक्सिस हो, चाहे जेड एक्सिस हो, या कोई भी एक डायरेक्शन हो, 1 डायमेंशन। इसका एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं? एक स्ट्रेट रेलवे ट्रैक है, उस पर ट्रेन चल रही है, मैं बाइक चला रहा हूँ स्ट्रेट रोड पे, तो ये सब हो गया मोशन इन 1 डायमेंशन। मोशन इन 2D या प्लेन देखेंगे तो क्या एग्जाम्पल बोल सकते हैं? जैसे कि दीवार है ना, जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे दीवार है तो दीवार है, या ये बोर्ड ले लो तो एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक प्लेन हो गया। यहाँ पर एक कीड़ा है जो चल रहा है कि नहीं, कीड़ा चल रहा है इस बोर्ड पर। तो किसी भी वक्त उसका अगर पोजीशन मेरे को बताना होगा तो हमको 2 कोऑर्डिनेट्स का जरूरत पड़ेगा, एक्स कॉमा वाई, और वो विथ रेस्पेक्ट टू क्या होगा? ओरिजिन, है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। भाई कोई भी पॉइंट हो तो उसका एक होना चाहिए ना रेफरेंस पॉइंट, तो कहाँ से? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताओ कि वो कहाँ है। तो 2 कोऑर्डिनेट्स का जरूरत पड़ेगा क्योंकि वो प्लेन में चल रहा है। उसी तरह से अगर हम लोग बोले सर्कुलर मोशन जो हम लोग पढ़ते हैं, क्या है सर्कुलर मोशन? कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे गोल गोल घूम रहा हो तो देखिए किसी भी वक्त उसका पोजीशन बताना होगा तो वी नीड 2 कोऑर्डिनेट्स कि भाई विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन वो कहाँ है, एक्स में वाई में कहाँ है, किसी भी वक्त। तो सर्कुलर मोशन भी एग्जाम्पल हो जाता है क्या चीज़? मोशन इन ए प्लेन, ये 2D हो गया, 2 डायमेंशन। 3D क्या है? तो 3D है कि हवा में उड़िया रहा हो, पक्षी उड़ रही है कहाँ? हवा में। तो किधर उड़ रही है भाई? ऐसा तो नहीं पक्षी इसी साइड चलेगी एकदम प्लेन में वो तो भाई रैंडम इधर उधर इधर उधर, यानी हवा में 3D। तो पक्षी का पोजीशन किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर बताना होगा तो मेरे को 3 कोऑर्डिनेट्स का जरूरत पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, एक्स में कहाँ, वाई में कहाँ, जेड में कहाँ, तो लोकेशन पता चल जाएगा। ठीक है, ये एक और उदाहरण ले लो, एरोप्लेन उड़ रहा है, एरोप्लेन है ना, अब एरोप्लेन चल रहा है भाई, तो किसी भी वक्त बताना अगर होगा तो विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन हम स्पेसिफाई करेंगे कि वो कहाँ पर है लोकेशन, तो 3D हो गया। तो ये सब हो गया एग्जांपल मोशन इन 3D का। अब देखिए
चाहे 2 डायमेंशन हो, चाहे 3 डायमेंशन हो, प्लेन में चले, 3D में चले या स्ट्रेट लाइन में चले, ये सारे मोशन को ही हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसलेटरी मोशन। इसलिए ट्रांसलेटरी मोशन का 3 पार्ट हो गया, ठीक है। कर्विलिनियर मोशन, वही कर्व में इंसेक्ट चल रहा है दीवार पर तो भाई क्या है, कर्व, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। एरोप्लेन चल रहा है तो सीधा रास्ता में थोड़ी ना, ऐसे ऐसे जिधर मन तिधर तिधर टर्न लेकर के चलते चला जा रहा है, कर्व पाथ है तो कर्विलिनियर मोशन हो गया ये दोनों। तो एक छोटा सा क्लासिफिकेशन था जो दिमाग में रहना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिविटी ऑफ टाइम। छोटा छोटा चीज़ है बच्चों, लेकिन उसको समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तब ये सब दर्शन देगा। जब ग्राफ्स का पूरा एनालिसिस हम लोग पढ़ाई करेंगे ना, अभी बताऊंगा, तब ये सब जरूरत पड़ता है इसका एक्सप्लेनेशन। और पूरा फिजिक्स में ग्राफ ही भरा पड़ा है। ये नेगेटिविटी ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया कि टाइम कभी भी, पता है, नेगेटिव नहीं होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। जब भी हम किसी बॉडी के मोशन का स्टडी करना चालू किए, द इंस्टेंट जब से हम स्टडी स्टार्ट किए कि भाई यहाँ से देख रहे हैं, हाँ दौड़ना स्टार्ट किया या यहाँ से चल रहा है, जिस समय हम स्टडी स्टार्ट करते हैं दैट इज टेकन एज t=0। और उसके बाद आप उसको देखते चले जाओ आगे तक, t 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, फिर कैसे है, ये होता है। टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ आपको, एक ट्रेन है दिल्ली से खुली, कोटा के रास्ते मुंबई की ओर जा रही है, ठीक है। तो मुंबई जा रही है भाई, तो हम कोटा स्टेशन है, कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे खड़ा है और वहाँ पर ट्रेन हमने चढ़ा और वहाँ से हम सारे चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं कि ट्रेन कैसे चल रही है, क्या स्पीड है, कैसे ये डिस्टेंस कवर कर रही है। तो भाई मैं कोटा स्टेशन में चढ़ा और कोटा से ही उसका एनालिसिस स्टार्ट किया और मुंबई तक जा रहे हैं, तो व्हाट इज टाइम, तो बोलेंगे टाइम t=0 हो गया तब जब कोटा में हमने ट्रेन का मोशन का स्टडी स्टार्ट किया, तो दैट इज टेकन एज t=0। लेकिन यहाँ पर कोई बोलेंगे सर आपको पता है ट्रेन दिल्ली से खुली थी ना, तो मेरे पास ऐप है रेल यात्री है, वहाँ पर हमने देखा ट्रेन का स्टेटस, हम तो कोटा स्टेशन में थे लेकिन दिल्ली से ही हम उसका स्टडी कर रहे थे। आप बोल रहे हो कि कोटा जंक्शन में जब हम स्टडी किया था t=0, लेकिन हमने पीछे देख लिया दिल्ली से ही कितने बजे खुली, कहाँ रुकी, कौन सा स्टेशन में कितना लेट क्या, तो बताइए t<0 हो गया, नेगेटिव नहीं होता है नेगेटिव बच्चों। अगर आप कोटा रेलवे स्टेशन में ही और वहीं से ऐप में स्टडी आपने स्टार्ट किया, ट्रेन का मोशन का देखना ऑब्जर्व किया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ऐप में, तो पता है जब आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से देखना स्टार्ट किए ना, दैट इज टेकन एज t=0। अगर आप कोटा स्टेशन से देखना स्टार्ट किए दैट इज t=0, ठीक है। ये तो नेगेटिव कहीं कभी भी नहीं होता है। बहुत छोटा चीज़ है लेकिन फिजिक्स के अंदर ज़बरदस्त इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो टाइम <0 नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। t=0, हाँ भाई पॉसिबल। ये क्या है, तो बोले द इंस्टेंट वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग, द इंस्टेंट वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ बॉडीज, ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ बॉडी, ठीक है, इज टेकन एज पता क्या बोलते हैं, t=0। किसी भी समय आपने स्टडी किया, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है, ना समय को हम घटा सकते हैं ना समय को हम बढ़ा सकते हैं। तो भैया हम क्या कर सकते हैं, हम समय के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं अपने आप को और समय के रफ्तार से चलते हैं, ठीक है। हाँ ये बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा तो भाई जिस जगह पर हमने स्टार्ट किया दैट इज t=0, उसके बाद अगर आगे एनालिसिस करते चले गए तो बोलेंगे t=0, आगे एनालिसिस आप करते चले जाओ। तो ये भी क्या है, पॉसिबल है। क्या बच्चों, ये भी पॉसिबल है। अब देखो जैसे ही पता चला कि हाँ भाई टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो सारे ग्राफ अगर देखें, ये पोजीशन है और ये टाइम है, तो पोजीशन वर्सेस टाइम का ना ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है। ऐसा बताना है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज पॉसिबल, ठीक है। ग्राफ्स तो पूरा आने वाला है फिजिक्स में अभी जम कर करके, तो जब भी ग्राफ्स आएगा तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि मैंने अपने जेई के प्रिपरेशन के दौरान कोटा गया था तैयारी करने के लिए, उसके पहले जो है ना एक ट्यूशन कर रहा था, पता चला यार 1.5 से 2 महीना वो सिर्फ ग्राफ ही पढ़ा रहे थे, मैथ्स में सिर्फ ग्राफ ही पढ़ा रहे थे, 2-2.5 कॉपी और 1.5-2 महीना तक वो खाली ग्राफ ही पढ़ाते रह गए। तो पूरा ग्राफ ग्राफ ही पढ़ते रह गए बच्चों, तो ग्राफ ठीक ही हो जाएगा इंसान का। तो आप डरना मत कभी भी, कोई भी ग्राफ कितना भी टेढ़ा मेढ़ा आ जाए, ठीक है। तो इसमें बोलते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, पहले देखते हैं।
तो समय जो है ना, दिस इज टी इक्वल टू 0, नेगेटिव नॉट पॉसिबल। हम फिजिक्स में एनालिसिस अक्सर जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में करते हैं। कोई भी ग्राफ देखेंगे तो मान लो ये टाइम ले रहे हैं ना एक्स एक्सिस पे, तो दिस इज टी इक्वल टू 0, यहीं से एनालिसिस करेंगे। तो या तो राइट साइड कुछ, या तो मतलब ये ऊपर या फिर नीचे, इधर हो सकता है। क्या इसका मतलब है कि t ग्रेटर देन 0 है, तो बताओ पोजीशन किधर है। ठीक है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझेंगे तो हम समझ जाएंगे कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही कुछ बन सकता है। ये यहाँ पर और यहाँ पर नहीं बनेगा, t इज लेस देन 0 इधर हो रहा है। तो देखते हैं ये क्या है, टाइम हमेशा बढ़ते रहेगा, t इक्वल टू 0, देखो टाइम बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, पोजीशन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है, पोजीशन यहाँ पर क्या हो गया, पोजीशन रुक गया है, कांस्टेंट हो गया कुछ जाकर के, यानी x इक्वल टू लेट इट भी 5 मीटर पर, लेकिन समय क्या है, बढ़ते जा रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि कोई इंसान खड़ा होगा एक जगह पर, हम यहाँ खड़ा हैं चुपचाप से, समय चलते चला जा रहा है, मेरा पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है, ये पॉसिबल है, समय बढ़ते रहना चाहिए। तो ये क्या है भाई, पॉसिबल है। यहाँ पर देखिए अगर t जो है बच्चों, यहाँ देखिए क्या है, t इक्वल टू 0, टाइम देखिए बढ़ते जा रहा, पोजीशन भी ऊपर होते जा रहा है ना, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, यानी आदमी चल रहा होगा चल रहा होगा चल रहा होगा, कोई ऐसा समय आया है, लेट मान लीजिए कि 5 सेकेंड एग्जाम्पल, और ये टाइम हो गया कांस्टेंट फिक्स, उसी समय पोजीशन बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, 5 सेकेंड ही हो एकदम, है ना, जितना टाइम हो रहा है फिक्स हो गया टाइम, और आदमी का पोजीशन बढ़ते जा रहा हो, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि भाई अगर आदमी चल रहा होगा, पोजीशन बढ़ रहा है तो टाइम तो बढ़ते ही रहेगा, टाइम कैसे रुक गया भाई, तो टाइम रुक नहीं सकता है किसी के लिए, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट देखिए टाइम, यहाँ t इक्वल टू 0 है, जैसे ही हम आगे जाते जा रहे पोजीशन बढ़ते 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 पोजीशन बढ़ा, उसके बाद पोजीशन घट रहा है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में हम देखें कि क्या बढ़ सकता है, क्या नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। फिलहाल टाइम का सिर्फ देखते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते देखो यहाँ तक मैक्सिमम जो है ना टाइम यहाँ तक गया, लेट इट भी मान लो t इक्वल टू 10 सेकेंड तक, तो ये गया, लेकिन उसके बाद पोजीशन देख रहे घट रहा है, यानी कि समय फिर घट रहा है। क्या ऐसा हो सकता है क्या, नहीं भाई, समय कभी भी घट नहीं सकता है, समय बढ़ते ही रहना चाहिए। तो लेट थोड़ा सा अगर कोई पीछे एनालिसिस अगर करे, मान लो कि t इक्वल टू लेट इट भी 8 सेकेंड पर, तो देख रहे क्या, टाइम है फिक्स, आदमी यहाँ भी खड़ा है आदमी यहाँ भी खड़ा है, 2 पोजीशन है भाई। भूत प्रेत थोड़ी ना है कि यहाँ भी रहेगा एक आत्मा वहाँ भी रहेगा। एट ए कॉन्स्टेंट टाइम पर एक इंसान 2 जगह पर प्रेजेंट हो ही नहीं सकता है। और दूसरे वे में क्या बोल सकते हैं कि टाइम घट नहीं सकता, टाइम कैन नॉट डिक्रीज, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। उसको देखते हैं जरा, फिर वही चीज़ है, टाइम बढ़ते जा रहा, पोजीशन बढ़ते 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 यहाँ तक गया, अब फिर क्या टाइम घट रहा है। तो इस तरह के भी ग्राफ जो है क्या होगा, पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि देयर विल बी 2 पोजीशंस ऑफ आदमी एट ए फिक्स्ड टाइम, यानी कि टाइम कांस्टेंट पर ऐसा हो रहा हो, तो गलत है। तो ये कुछ दिमाग में आइडिया आया होगा कि अच्छा टाइम का क्या हाल समाचार है। नेक्स्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग अक्सर जो है जब कभी जाते हैं ना, ओला ले लो, उबर ले लो, या फिर कहीं ऑटो ही करके जाते कुछ जगह, भैया वो मॉल हमको वहाँ जाना है, तो अपना घर से निकले, ठीक है, हाँ गूगल मैप ऐसे खटखट किए मोबाइल में, देखना स्टार्ट किए, तो गूगल वाली जो मैम है वो बताती है ना, उसको लोकेशन डालते हैं, धड़ाक से हमको एक मॉल जाना है, तो ये मेरा घर है, दिस इज़ पोजीशन ए, जाना है यहाँ, दिस इज़ पोजीशन बी। तो जो रास्ते डिफाइंड हैं वो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा जैसे है वो बताता है कि नहीं, कि कैसे कैसे जाना है। तो गूगल वाली मैम को अगर फॉलो करे तो पता चला ऐसे 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 वो रास्ता बता दी है भाई। तो ये क्या है, जो टेढ़ा मेढ़ा सब रास्ते हैं ना, दैट इज़ नोन एज क्या बच्चों, डिस्टेंस। सो व्हाट इज़ डिस्टेंस, तो एक्चुअल जो लेंथ ऑफ द पाथ होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, डिस्टेंस। जैसे जैसे जा रहे हैं सब काउंटिंग, तो पता है यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ए पार्टिकल, तो उसको हम लोग बोल देंगे डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट भी देखते हैं, उसमें डिस्टेंस में देखो कुछ छोटा चीज़ क्या कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय ए पार्टिकल। वो जिस जिस रास्ते पर है, जैसे जैसे है ना सारे चीज़ को काउंटिंग लेते हैं, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। तो क्या हम कह सकते हैं, पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल पर डिपेंड करता है, इसीलिए डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इट इज़ ए पाथ फंक्शन। फंक्शन याद है ना, डिफरेंशिएशन में पढ़े थे, बड़ी अच्छा से बताए। फंक्शन मतलब कि कोई चीज़ किसी के ऊपर डिपेंड एक्चुअली कर रहा है, डिपेंड करता है रास्ता पर, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं पाथ डिपेंडेंट फंक्शन, पाथ फंक्शन बोल दो। किसको, डिस्टेंस को। SI यूनिट मीटर हो जाएगा बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है, पता है इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। दूसरा, इट कैन बी पॉजिटिव और जीरो बट नेवर नेगेटिव।
ये पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता है। बहुत सारे बुक में ये लिखता है कि सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसमें कुछ कंडीशन है कि कोई मूविंग पार्टिकल अगर हो, कोई आदमी चल रहा हो, कोई पार्टिकल चल रहा हो, तो उसका डिस्टेंस कभी जीरो हो ही नहीं सकता। बात सही भी है भाई, थोड़ा सा भी चल देगा तो हो गया ना डिस्टेंस। लेकिन ये इंसान चले ही नहीं, तो चलवे नहीं किए तो काहे का डिस्टेंस, तो वो जीरो है ही नहीं। तो इसीलिए कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जिधर भी चलोगे ना वो काउंट हो जाएगा। तो ये हो गया डिस्टेंस को लेकर। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। तो देखो जैसे है ना, हम यहाँ पर खड़ा हैं ए, ये मेरा लोकेशन हो गया, और हमको जाना है पॉइंट बी पर, दिस इज बी, दिस इज ए पर खड़ा है, बी पर जाना है। तो पता है कि गूगल तो है ना, गूगल वाली मैम से पूछेंगे तो जिधर जिधर रास्ता दिखाएगा भैया उससे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता वो बताएगी हमें। तो ये सो एक्चुअल जो लेंथ होगा तो डिस्टेंस हो गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड क्या है, फाइनल, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो कहीं भी अगर हम खड़ा है ना, तो पता है कि वो 3D में कहीं ना कहीं एक्स वाई जेड, बच्चों उसका कोई ना कोई पॉइंट लोकेशन तो होगा ही ना, x1 y1 क्या बोलते हैं z1, क्योंकि पता है कि कहीं भी अगर हम खड़ा हैं तो उसका कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम विथ रेफरेंस आप कहाँ पर हो तो उसका लोकेशन तो होगा ही। तो x1 y1 z1 पर हम खड़ा हैं और हमको जाना है कहाँ पर, तो x2 y2 और क्या हो गया z2 लेट जो पॉइंट है। तो हाउ टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कैसे निकालेंगे, तो उसको ज्वाइन कर दिए इसे b के तरफ, तो डायरेक्ट ये पता है डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है हम उससे निकाल सकते हैं, या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। हमको पता है ए से जा रहे हैं कहाँ, देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। ए से जा रहे हैं बी, ये मेरा हो गया, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे हम लोग बोलते हैं, देखिए वेक्टर्स का यूज आ रहा है ना, ए से गए बी तो बोलेंगे भाई बी फाइनल माइनस इनिशियल कर दो तो पता चल जाएगा। व्हाट इज बी, व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट इज ए वेक्टर, तो उसको लिखेंगे कैसे, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस ओ ए क्या हो गया, x1 i कैप प्लस x2 j कैप, सॉरी y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, x1 y1 z1, x2 y2 z2, इसको आप सब्ट्रैक्ट करो i वाला i के साथ, यानी कि x2 माइनस x1 i कैप प्लस जे के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 क्या हो गया k कैप। ये हो जाएगा बच्चों, पता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। क्या इसको बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। कैसा क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका एक डायरेक्शन होगा, इनिशियल से फाइनल के तरफ इसका पॉइंट होगा। मैं यहाँ से मेट्रो स्टेशन जा रहा हूँ तो इनिशियल पॉइंट ये, मेट्रो स्टेशन उधर। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, हमको बोलेंगे इसका मैग्नीट्यूड बताओ कि क्या है, तो हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, पता है पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि रूट अंडर ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यानी कि दो पॉइंट अगर दिया हुआ रहेगा, एक पार्टिकल यहाँ खड़ा है, जा वहाँ रहा है, तो हाउ टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। वेक्टर पढ़ा हुआ, मैग्नीट्यूड पढ़ा हुआ है, तो हमारे लिए कितना आसान हो रहा है लिखना, बहुत आसान। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कुछ पॉइंट्स। ये जो है ना एक्चुअल रास्ता पर निर्भर कर नहीं रहा कि किधर किधर जा रहे हैं, डिपेंड सिर्फ करता है एक इनिशियल और एक फाइनल, बस ज्वाइन कर दो। सिंस इट डिपेंड्स अपॉन ओनली द इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट, बस, तो इसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन, ना कि पाथ फंक्शन। ठीक है, छोटा सा चीज़ है लेकिन दिमाग में रखिएगा, डिस्टेंस इज ए पाथ फंक्शन और डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्टेट फंक्शन है। फिजिक्स में बहुत सारे थर्मोडायनेमिक्स ये सभी पढ़ेंगे, पाथ फंक्शन, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन, ये सब भी पढ़ेंगे। पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, स्टेट मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पर ही निर्भर करता है। तो देखिए क्या, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द पाथ, रास्ते के शेप पर निर्भर नहीं करता, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, सो इट इज ए क्या बोल देंगे, स्टेट फंक्शन एंड नॉट ए पाथ फंक्शन। इसका भी ऐसा यूनिट मीटर, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन विल बी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल के तरफ। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, बस इनिशियल और फाइनल। देखते हैं आगे चल करके ना सब कुछ एक एक करके। देखिए सबसे पहला नोट पॉइंट कि डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी इक्वल टू डिस्टेंस। यानी ये क्या मतलब है, अगर कभी ऐसा लिख दे कि क्या
डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो सकता है क्या? हम बोले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों कैन बी इक्वल, तो पता है 100% इस पे एक साथ जवाब क्लास में नहीं आता है कि जो है ना हाँ सर दोनों सेम, मतलब दोनों में डिफरेंस है कुछ, मैक्सिमम जवाब आता है हाँ सेम हो सकता है सर। थोड़ा सा बारीकी से अंतर है बच्चों, पता है कभी भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो ही नहीं सकता है। कहाँ पर बारीकी है वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन डायरेक्ट मैं बताता हूँ। दिस कैन क्या बोलेंगे, नेवर बी इक्वल। क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि भाई ये है वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, और ये कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर और वेक्टर दोनों इक्वल कभी भी नहीं हो सकता है। तो क्या इक्वल हो सकता है भाई? इक्वल तो तब होगा ना, जैसे ऐसे कैसे बोले 5 रुपया इक्वल टू 5 लीटर, इसका कोई मतलब हुआ? कैसे दोनों बराबर हो जाएगा भाई? एगो अलग है एगो अलग है, एगो रुपया है एगो लीटर है, तो एक स्केलर एक वेक्टर है, तो कब सेम हो सकता है? 5 मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो सकता है। 5 रुपया का 5 ले लो और 5 लीटर का 5 ले लो, तो मैग्नीट्यूड कैन बी सेम। तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों सेम नहीं होता है। एक पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि क्या पॉसिबिलिटी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस। इस पर न्यूमेरिकल भी है छोटा छोटा, लेकिन सीखना बढ़िया से। ये हो सकता है क्योंकि अब क्या हो गया, जैसे ही मैग्नीट्यूड ले लिए ना तो ये स्केलर हो गया, और ये तो स्केलर ही है, यानी कि अब ठीक है। अब क्या है? दोनों ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे दोनों इक्वल हो सकता है, ठीक है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, क्या ये दोनों भी तब सेम हो सकता है जब पार्टिकल ना सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चले। और ये हम रटने की कोशिश करते हैं बच्चों, है ना, स्ट्रेट लाइन में चलेगा सर तब देखिए दोनों सेम है, उसमें भी गलती है। स्ट्रेट लाइन में चले, लेकिन स्ट्रेट लाइन में ही चलते चलते मान लीजिए ए से गया बी और बी से थोड़ा सा वापस आ गया सी पर, तब तो कहानी गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ है 5 मीटर और यहाँ से यहाँ है बच्चों 2 मीटर मान लो। तो अगर मैं बोलूँगा कि भाई डिस्टेंस क्या होगा, तो देखना जरा क्या होगा डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है जहाँ जहाँ चले, मेरा पैर दर्द कर रहा है हर स्टेप चलने से, सब चीज़ को काउंट कर लीजिए, दैट इज़ डिस्टेंस। यहाँ से गए यहाँ, तो ये हो गया 5 मीटर, फिर वहाँ से यहाँ आए 2, तो टोटल हो जाएगा कितना, 7 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे ना, तो ये क्या होता है, ये डायरेक्ट डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल। मेरे पास इनिशियली 2 रुपया है, बाद में मेरे पास 5 रुपया हो गया, तो मेरे पास पैसा हुआ कितना, बढ़ा कितना, बोले 2 से 5, तो क्या करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, तो 5 में से 2 रुपया माइनस कर दो, यानी कि 3 रुपया मेरे पास बढ़ा। इतने हम डिस्प्लेस किए किसमें, पैसा में। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज फाउंड आउट बाई, ऑलवेज कैसे, हमेशा बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, खटाक से डिस्प्लेसमेंट निकल जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, हमेशा हम निकालेंगे पता है कैसे, फाइनल में से इनिशियल को आप माइनस कर दो। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ये एक यूनिवर्सल जो है फाइनल माइनस इनिशियल। अभी देखिए क्वेश्चन करेंगे ना तब समझ में और अच्छा से आएगा। फाइनल क्या है, तो फाइनली कहाँ है भाई, इनिशियली था यहाँ, तो इनिशियली है लेट एक्स आई इक्वल टू कहाँ पर है, 0 पर। फाइनली कहाँ है, तो हमको पता है कि राइट साइड में जा रहा था, ये राइट साइड में टोटल गया है 5, तो ये कितना है, 2 पीछे आ गया, तो गारंटीड ये वाला कितना है, देखिए एक्स इक्वल टू 3 मीटर ही तो होगा, और ये वाला लोकेशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू 5 मीटर। तो डायरेक्ट हम डिस्प्लेसमेंट इससे निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द फाइनल, फाइनल है यहाँ, इनिशियल कहाँ था, यहाँ, तो फाइनली बोलेंगे 3 पर है, आराम से प्लस माइनस जो भी उस पोजीशन पर है ना लोकेशन, वो लिख दो, कहाँ पर है, +3 पर, तो लिख दी, माइनस इनिशियली कहाँ है, 0 पर, तो ये 3 में से 0 गया, ये आ गया 3, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना बस 3 मीटर किया है। याद रखिएगा जब भी पोजीशन ऑफ पार्टिकल लिखते हैं एक्स एक्सिस पर है तो ऑरिजिन कहीं है, राइट साइड कहीं होगा तो वो प्लस में, +3 +2 प्लस जो भी हो, लेफ्ट साइड अगर कहीं पर होगा तो -1 -2 -2, कहीं भी लोकेशन ऑफ द पॉइंट कहीं वो है, इनिशियली कहाँ है, फाइनली कहाँ है, जो भी उसका पॉइंट का लोकेशन हो, डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए, यू विल गेट द आंसर कि उसने कितना डिस्प्लेस किया। जैसे यहाँ से गया 5 में से 2 वापस आ गया, तो भाई टोटल वो गया कितना बच्चों, मतलब फाइनल इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 3। अब देखिए यहाँ क्या है, चला तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में, कैसे पार्टिकल चला है, स्ट्रेट लाइन में चला है, चाहे वापस भले आ गया, लेकिन चल किधर रहा है, वो स्ट्रेट लाइन में ही है,
लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आंसर अलग अलग हो गया ना, अलग अलग। डिस्टेंस है 7 मीटर, डिस्प्लेसमेंट है 3 मीटर। यानी ये गलत है कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बराबर। गलत। अगर स्ट्रेट लाइन में ही चलते वक्त अगर डायरेक्शन चेंज कर दिया ना तो अगेन दे बोथ विल नॉट बी इक्वल, कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, अलग हो जाएगा। इसलिए क्या बोलेंगे, कब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होगा, कब, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले और डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए भाई मतलब ए से बी आया हो बस, तो डिस्टेंस हो जाएगा 5, डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा 5। तो ये चीज़ है, छोटा सा चीज़ लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस कब व्हेन पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन एंड डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। भाई डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये सही है। अब यहां देखिए कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो टाइप वाइज जो है ना, मैंने प्रॉब्लम्स को बच्चों यहाँ पर इंक्लूड किया। टाइप 1 में देखते हैं प्रॉब्लम्स, स्ट्रेट लाइन पाथ प्रॉब्लम्स। क्या है, कैसे? क्वेश्चन नंबर 1, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस आर गिवन एज। ए पार्ट का देखिए जरा, ठीक है, क्या है ए पार्ट का? इनिशियल दे करके रखा है एक्स आई, यह है -2 मीटर, और फाइनल जो है वो कितना है 7 मीटर। और बी पार्ट का एक अलग सवाल है, मेरे से बोला है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट बताइए कि क्या। अगर ग्राफिकल एनालिसिस करोगे तो ये है x इक्वल टू 0, इनिशियली भाई कहाँ पर ही है, ये है -2 मीटर पर, और फाइनली कहीं पर है, कहाँ पर है 7 मीटर पर। x इक्वल टू 0 को रेफरेंस के लिए बना दिए। तो व्हाट इज डिस्टेंस, ग्राफिकली अगर देख रहे हैं तो डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस है कि भाई यहाँ से लेकर के इनिशियल से फाइनल के पास वो गया है। तो हमको पता है कि इसमें तो कोई डायरेक्शन वायरेक्शन हम कुछ लेते नहीं है, तो ऐसे ही पता चला ये है 2 मीटर और प्लस ये है 7 मीटर। तो बोलते हैं 2 मीटर प्लस 7 मीटर, तो ये हो गया कितना 9 मीटर। ये कैसे सॉल्व किए, कैसे सॉल्व किए? ग्राफिकली, यानी ग्राफ कुछ ऐसा बनाए हैं और उसे देख लिए, गिन लिए बैठ करके कि हाँ कितना है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना हो तो, अगर डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना हो तो क्या बोलते हैं, हमेशा बोले बच्चों कि फाइनल माइनस इनिशियल कर दो। क्या है फाइनल माइनस इनिशियल? फाइनल क्या है, फाइनली है 7 मीटर और इनिशियली कितना है -2, फाइनल माइनस इनिशियल तो कितना आ जाएगा, देखो जरा 7, दोनों जगह पे मीटर लिखोगे तो ठीक है, 7 + 2 कितना आ जाएगा 9 मीटर। और हम लोग जानते भी है फाइनल है 7 पर और इनिशियल है -2 पर, तो भाई यहाँ से यहाँ तक में कितना, तो 7 + 2 कितना हो जाएगा 9 ही तो होगा। यानी ये ना ग्राफिकली गिन लिए उंगली पर ऐसे करके देखे तो, लेकिन मैथमेटिकली अगर बनाना हो बिना इसको देखे हुए फील किए हुए, डायरेक्ट सवाल देखे खटाक से आंसर अगर लगाना हो तो फिर अलग तरीका से सॉल्व करिए, ठीक है। ये हुआ दिखंती विद्या। अब एक है डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करंती विद्या एक है क्या, मैथमेटिकली, जहाँ पर फीलिंग अटैच नहीं होगा, मैथमेटिकली विथ नो फीलिंग, नो फीलिंग। बोलोगे सर आप तो फीलिंग के साथ पढ़ाते हो, बिल्कुल, लेकिन विथ नो फीलिंग भी तो कभी पढ़े। क्या है, तो बोलेंगे इनिशियली है -2 मीटर पर खड़ा और फाइनली है 7 मीटर पर खड़ा। सबसे पहले ना हम निकालेंगे, पता है क्या, डिस्प्लेसमेंट बच्चों। क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट होगा हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। मैथमेटिकली फाइनल क्या है ब्रैकेट में लिखो, इनिशियल क्या है ब्रैकेट में लिखो, हमेशा जिंदगी सुखी से चलेगा। फाइनली है 7 मीटर, लिख दीजिए जहां पर हो लोकेशन। ये -2 पर है, लिख दो, आंसर आ गया 7 + 2 कितना आ गया 9 मीटर। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर डिस्टेंस निकालना होता है ना तो देखिए जरा क्या है, ये जो सवाल है इनिशियल और फाइनल, -2 इनिशियल है 7 फाइनल है, क्या पार्टिकल ने जाते हुए स्ट्रेट लाइन में अपना डायरेक्शन चेंज किया क्या? नहीं, सिंस पार्टिकल हैज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस। लेकिन अगर पार्टिकल जाता आगे फिर आता वापस, इस टाइप का बहुत अच्छा सवाल आगे चल करके आएगा, बहुत अच्छा सवाल बच्चों इस पर करेंगे हम लोग जब S = UT + ½ AT² सब पढ़ेंगे ना, काइनेमेटिकल इक्वेशंस, उस समय ये छोटा चीज़ वहाँ पर काम आएगा, ज़बरदस्त वाला न्यूमेरिकल में। अभी डायरेक्शन चेंज नहीं किया है, नहीं चेंज किया तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, बोलेंगे क्या, सिंस पार्टिकल हैज़ नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, पार्टिकल हैज़
नॉट चेंज्ड इट्स डायरेक्शन। ये बहुत जरूरी है लिखना ये वाला, नॉट चेंज डायरेक्शन, देयरफॉर क्या बोलेंगे, डिस्टेंस जो हो जाएगा ना विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है 9 मीटर, तो भाई इसका आंसर कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो भाई डंटी लगाने के बाद पॉजिटिव आंसर ही आता है, हेंस दोनों क्या है सेम। तो ये हुआ। अब एक क्वेश्चन हुआ तो मैंने ऐसे करा दिया, तो ये भी देखो दोनों कितना आ गया था 9 मीटर। दूसरा सवाल देखते हैं जरा बिना फीलिंग का, डायरेक्ट मैथमेटिक्स से। 10 मीटर माइनस 3 मीटर है, 10 मीटर ए पार्ट हमने बना लिया, अब बी पार्ट बनाते हैं। 10 मीटर तो इनिशियली है 10 मीटर पर और फाइनली है -3 मीटर पर, यही है ना, कितना था 10 और -3, ठीक है 10 और -3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है भाई, फाइनल है -3, इनिशियली कहाँ है 10, तो आंसर देखें क्या आ जाएगा -13 मीटर। ये जो आंसर आया ना -13 मीटर, इसका क्या मतलब है, क्या इसका कोई मतलब होता है कि नहीं होता है, होता है। फिजिक्स में हर वो चीज जब आंसर आता है इट हैज़ ए मीनिंग। ये टाइम पास नहीं होता है बच्चों की बस हमने सॉल्व कर लिया चलो यार आगे चलते चलो अगला सवाल, नहीं। हर जगह पे जैसे यूनिट वेक्टर में कैलकुलेट कर लिए तो क्या बताता है फिजिक्स में, उसका एक मतलब था। यहाँ हमने निकाल लिया -13 मीटर, आंसर तो आगे हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब है क्या, है मतलब। उसी तरह से रिलेटिव आगे पढ़ेंगे, आंसर जब आएगा तो उसका एक मतलब होगा। देखिए मतलब बताता हूँ, मीनिंग, विजुअलाइजेशन। मीनिंग क्या है, मीनिंग है डिस्प्लेसमेंट -13 मीटर का मतलब ये बताता है ना कि कितना चला, ये पता है क्या बता रहा है, कितना चला, और ये बताता है कि किधर चला। ये क्या बताता है, किधर चला, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ना एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर में हमने बताया था कि जब भी कोई क्वांटिटी वेक्टर होता है उसके अंदर अगर माइनस और प्लस अगर लगता है ना तो उसका मतलब है कि वो डायरेक्शन बताता है। जैसे फोर्स लग जाए -2 न्यूटन, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। तो भाई ये डायरेक्शन बता रहा है, इसका मतलब है कि पार्टिकल ना इनिशियल और फाइनल ऐसा है जब चला होगा पार्टिकल 13 मीटर चला है, लेकिन वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चला है बच्चों, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन उसका होगा। कैसे देख लो, यहीं से पता चल जाएगा। इनिशियली 10 मीटर पर वो खड़ा था, 10 मीटर पर, और फाइनली वो किधर चला गया, -3 मीटर। -3 मीटर किधर होगा पता है आपको, इधर घटते घटते आएंगे 0 से इधर, तो देखो इधर से इधर ही तो चला है, एक आ गया ना डायरेक्शन एसोसिएट। यही बता रहा है ये माइनस साइन की आंसर जो आया है वो क्या आया था 13 मीटर चले माइनस एक्स एक्सिस के तरफ। देख लो 10 और 0 तक, 0 से उधर 10 और 0 से -3, टोटल कितना हो गया 13 मीटर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्या पार्टिकल जब उधर से आते वक्त यहां से यहां तक में कोई बोला है कि डायरेक्शन चेंज किया, नहीं, एक ही तरफ चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वही डिस्टेंस हो जाएगा डायरेक्ट। तो हम क्या करें, लिख देते हैं, इसमें डिस्टेंस बराबर जो आ जाएगा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट सिंस पार्टिकल हैज नॉट चेंज्ड इट्स डायरेक्शन। तो ये -13 मीटर बच्चों, उसका डंटी लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा +13 मीटर। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा, और सच में आप देख लो कि भाई 10 + 3 कितना है, 13 मीटर, कितना अच्छा है, चलेगा। तो ऐसे सवाल आते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा टिपिकल करता हूँ, जरा एक बार जरा आप खुद अपने से बनाने का जरा कोशिश करो, तब मैं समझूंगा कि हाँ आपने अच्छा से समझा है। क्या है सवाल भाई, देखिए जरा। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम x = -3 मीटर टू x = 7 मीटर। यानी कैसे कैसे पार्टिकल चला होगा बच्चों, डायरेक्ट है ना, हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। पहले था a पर कितना है, x = -3 मीटर पर है, यहाँ से पार्टिकल गया कहाँ, b पर, वो कितना है x, मान लीजिए x1 है, ये x2 है, कितना है 7 मीटर गया स्ट्रेट लाइन में, एंड देन बैक टू x = -5 मीटर। भाई -5 कहाँ होगा, ये 0, -1 -2 -3, यानी कि पीछे, यानी कि पार्टिकल किधर आ गया है, अब आ गया है पीछे, तो 7 गया और देन बैक टू x = -5 मीटर।
तो लेट एक्स सी पर फिर से पार्टिकल जो है यहाँ से यहाँ आ गया है, x3 इक्वल टू -5 मीटर है। ये बोला क्या है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। हम अभी जानते हैं पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में तो चला है लेकिन डायरेक्शन चेंज कर गया। अगर डायरेक्शन चेंज करेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल नॉट बी इक्वल टू डिस्टेंस। वो भी क्वेश्चन हम देखे थे। तो बनाने का क्या कोशिश करें, देखिए जरा सबसे पहले व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। ये भैया क्या है ना कि किधर भी स्ट्रेट लाइन में कैसे भी चल रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट हम करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली कहाँ हो और इनिशियली कहाँ हो ब्रैकेट में लिख दें। कहाँ फाइनली भाई, फाइनली है x3 पर। फाइनली कहाँ है x3 पर, इनिशियली कहाँ थे x1 पर। लिखते देखिए कितना है -5, लिख दीजिए -5। इनिशियली कहाँ थे, इनिशियली थे a पर -3 पर। अपने आप ये आंसर दे देगा कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। -5 + 3 आंसर आ गया बच्चों -2। और आपको पता है कि माइनस बता रहा होगा कि हम पीछे आए फाइनली, और कितना आए 2, ये बताएगा इतना। अब अगर हमको इसी में अगर डिस्टेंस निकालना हुआ तब क्या करें, हाउ टू फाइंड डिस्टेंस। इसमें बहादुरी है। देखो डिस्टेंस क्या होता है, जब स्ट्रेट लाइन में चलता है ना, जब स्ट्रेट लाइन में चलता है ना तो डिस्टेंस जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। फिर डायरेक्शन चेंज कर दिया, कोई बात नहीं। तो बोले भाई जब यहाँ से वहाँ गया तो स्ट्रेट लाइन था, फिर वहाँ से वहाँ आया ना फिर से स्ट्रेट लाइन था। यानी कहने का मतलब कि पहले जो स्ट्रेट लाइन में चला मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया डिस्टेंस, फिर डायरेक्शन चेंज किया तो फिर एक स्ट्रेट लाइन ही है तो उधर भी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, फिर से क्या आ गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को बनाने का बच्चों जो तरीका होगा, मैं ना थोड़ा नीचे लिखता हूँ। देखिए बड़ा अच्छा चीज़ है, हाउ टू फाइंड डिस्टेंस, डायरेक्टिव बना सकते हो आप। तो बोले सबसे पहले गया है पार्टिकल ए टू बी स्ट्रेट लाइन गया, अब प्लस फिर क्या आया है B to C, फिर B2 कहाँ आया है C। तो ये एक स्ट्रेट लाइन में चला, क्या चला है स्ट्रेट लाइन में, ये वाला भी क्या चला है स्ट्रेट लाइन में। तो जब भी स्ट्रेट लाइन में चलता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ बोल दो ए बी वेक्टर चलेगा। ए से बी गया, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दो, स्ट्रेट लाइन है। फिर बी से सी आया तो भाई बी से सी आया ये एक वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड लिख दो, आंसर। और हाउ टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट पता है, फाइनल माइनस इनिशियल। हाउ टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइनल माइनस इनिशियल। यानी कि कितना आसान है निकालने का तरीका। ऊपर करूं तो ए बी में कैसे लिखोगे भाई, ए से गया बी बच्चों यानी क्या बोल देंगे x2 - x1, फिर प्लस बी से गया है सी तो ये हो जाएगा x3 - x2। ए है x1 से गया x2 तो x2 - x1 कर दो खटाक से डिस्टेंस, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन था फिर यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन है तो फाइनल माइनस इनिशियल, बस रख दो बच्चों आंसर आ गया। x2 क्या है भाई 7 माइनस x1 क्या है -3, अपने आप पता चल जाएगा कि ये दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है। प्लस x3 क्या है, x3 है -5, x3 है -5 माइनस x2 क्या है 7। इस तरह से जो है ना हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं जब डायरेक्शन चेंज करता है पार्टिकल। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगा, 7 + 3 आ रहा है और ये वाला आ रहा है कितना -12। तो पता है 7 3 10 हो गया और ये मैग्नीट्यूड बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 12, यानी टोटल देखोगे ना तो 22 मीटर पार्टिकल जो है ना चला है। दिस इज डिस्टेंस। हर चीज़ मैग्नीट्यूड कैसे है, डिस्टेंस कैसे है, क्या है, सब चीज़ निकालें। टोटल 22 चला बच्चों, 7 3 10 इधर और 7 से इतना 12 12 10 22 लिख लीजिए। अब आते देखिए टाइप 2 प्रॉब्लम्स। टाइप 2 प्रॉब्लम्स में है डायरेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स। कैसा सवाल आता है बच्चों, देखिए कि मैन वॉक्स 10 मीटर ड्यू ईस्ट देन ही वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बताओ कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 60 डिग्री ऐसा वैसा टेढ़ा मेढ़ा। तो उसको ग्राफिकली कैसे बनाते हैं और मैथमेटिकली कैसे बनाते हैं हम लोगों ने देख चुका है ऐसा। वेक्टर्स के लेक्चर नंबर 8 नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है वीडियो का लिंक, और वेक्टर्स का DPP 3 16 से 17 क्वेश्चन भी हमने इस पर कर डाला। तो जम करके, वो लेक्चर का नाम ही था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो जम करके ऑलरेडी पढ़े। कौन सा, टाइप नंबर 2। ऐसे क्वेश्चन से निजात ऑलरेडी हमने पा लिया है। आते हैं बच्चों लेक्चर नंबर टाइप नंबर 3 प्रॉब्लम्स। क्या है,
डायरेक्शन बेस्ड ही है लेकिन टर्निंग प्रॉब्लम्स, मतलब इस टाइप के सवाल। ए मैन मूव्स 10 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स 20 मीटर, अगेन ही टर्न्स राइट एंड मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। भैया लेफ्ट टर्न लिया, राइट टर्न लिया, फिर सीधे गया, फिर 60 डिग्री ईस्ट चल गया, फिर लेफ्ट ले लिया, फर्क नहीं पड़ता है। वेक्टर्स के लेक्चर नंबर 8 और वेक्टर्स के डीपीपी नंबर 3 में मन भर क्वेश्चन सॉल्व ऑलरेडी किया हुआ और सारे कॉन्सेप्ट्स ग्राफिकली प्लस क्या बच्चों मैथमेटिकली हमने ऑलरेडी किया। कौन सा ये है? टाइप नंबर 3 प्रॉब्लम्स। ऐसे क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। आते हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या है? क्यूबिकल प्रॉब्लम्स। कोई क्यूब ले लो और उसमें दे देता है कि एक पॉइंट ए है। क्यूब मतलब क्या? उसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, सारे ये हाइट है लेंथ, ब्रेड्थ और ये हाइट। हाँ, तो सब साइड क्या होता है बच्चों? सेम क्यूब है तो लेंथ है ए, ब्रेड्थ है ये है हाइट। दे दिया एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। बोलता है क्या? फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन एन ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम ए टू बी। तो हम इसको कैसे बनाएं? तो इसको बनाने का एक सिंपल तरीका, दोनों चीज़ निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि ना मान लो ये देखो, ये जो घड़ी है छोटा सा एकदम क्यूब जैसा है ना, क्यूब ही है, सेम लग रहा है, सब तरफ क्या है? स्क्वायर फेसेस है। तो मान लो कि दिस इज लेंथ और ये वाला जो क्या है? ब्रेड्थ। तो लेंथ, ब्रेड्थ और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? हाइट। ऐसे भी ले सकते हो, लेंथ, ब्रेड्थ, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ। हाँ ठीक है, चलेगा जिधर भी। ये हाइट ले लो ऐसे। यहाँ पर क्या बोल रहा है? ए और बी जो है ना, देखो इसका ये जो फेस आपको दिखाई दे रहा है, इसी फेस का ये वाला है ए और यहाँ है क्या चीज़? बी। यानी क्या है भाई? ये एक फेस है, फेस का एक डायगोनल है, उसमें हम लोग को बोल रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो फेस डायगोनल हो गया। इसी के अंदर बच्चों आता है एक बॉडी डायगोनल बोलते हैं। बॉडी डायगोनल कौन है इसके अंदर? तो दिस इज ए। यहाँ पर नहीं जाना है, पता है कहाँ जाना है? यहाँ पर जाना है। कहाँ जाना है? यहाँ। इसका मतलब कि ये रूम भी तो ऐसा ही है, ये ज़मीन पर हम खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं, ये कॉर्नर वो वाला हो गया और ये कॉर्नर ये। यानी कि सवाल ऐसे आता है, कोई इंसेक्ट है, कोई कीड़ा है जो वहाँ से फ्लाई करके डायरेक्ट इधर जाती है, ये कॉर्नर, तब ए से बी शॉर्टेस्ट। तो बताओ कि डिस्टेंस क्या, डिस्प्लेसमेंट, ऐसे करके। तो दिस इज नोन एज बॉडी डायगोनल। इस रूम का वो कोना से ये कोना बॉडी डायगोनल, या इस रूम के वो कोना से ये कोना, दैट इज बॉडी डायगोनल। तो कैसे निकालें? तो देखिए डिस्टेंस तो बहुत आसान होता है। डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो भाई ए से बच्चों बी, तो रास्ता किधर है? लेट जो है ये रास्ता फॉलो करते हुए गए है ना, ए और ये चले गया कहाँ? बी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दिस इज ए, दिस इज ए। हेंस आंसर अगर बोलेंगे डिस्टेंस अगर होगा बच्चों तो ए और प्लस ए, जिधर जिधर चले ना सबको जोड़ते चले जाओ, ए। हेंस ये क्या बन जाएगा मेरा? 2a। तो ये हो गया मेरा डिस्टेंस। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। शॉर्टेस्ट व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? ए है यहाँ, बी है यहाँ, दोनों को ज्वाइन करो। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको कि हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो पता है कि क्यूबिकल स्ट्रक्चर अगर देखें बच्चों तो ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। यह है ए, यह है ए, पाइथागोरस लगा दो, धड़ाक से आंसर आ जाएगा। तो अगर हम लोग लगा दें पाइथागोरस तो हो जाएगा √a² प्लस a²। कितना आंसर आ जाएगा? √2a²। ये हो गया मेरा √2 × a डिस्प्लेसमेंट। इसको वेक्टोरियली भी हम लिख सकते हैं, किसी को भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ले लो, ऐसे कर करके जो है ना कर सकते हो सॉल्व। कि मान लो ये 0 है तो दिस इज एक्स एक्सिस ले लिए और ये ले लिए हैं वाई एक्सिस, और बाहर है जेड एक्सिस, मान लो एक्स वाई और बाहर है मान लीजिए कि जेड एक्सिस। वेक्टोरियली देखिए कैसे लिख सकते हैं क्यूबिकल प्रॉब्लम्स में, ठीक है, वेक्टर वाइज में। तो वेक्टर वाइज में अगर हम लोग बोले यार डिस्प्लेसमेंट अगर लिखना है, कहीं से भी आप एक्स वाई जेड ले सकते हो। आपका मन करे यहाँ से लो एक्स वाई और बाहर है जेड, तो किधर किधर गया उसको देखिए लिखना कितना आसान होगा। ओरिजिन से सबसे पहले गया यहाँ, ये जो वायलेट कलर का है ना, वो बता रहा है कि पार्टिकल गया कैसे है वहाँ तक। कैसे लिखेंगे? एक्स एक्सिस में गया है ए, तो बोले एक्स एक्सिस में गया है ए आई कैप हो गया प्लस, और किधर गया? ये गया ए इधर, तो भाई ये कौन सा है? कौन सा है? वाई एक्सिस, तो बोले ए हो गया जे कैप। देख लो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में।
मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम ऐसा ही दिखाई दे रहा है, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर से ये हो गया 2a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों रूट 2 इंटू ए। देख लो, तो चाहे आप ग्राफिकली देख करके या वेक्टर पढ़ करके, जिधर से बनाना हो उधर से आंसर। अब जैसे ये है फेस डायगोनल था, उसी तरह से मेरे पास आता है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालिए बॉडी डायगोनल। देखिए जो घड़ी वाला दिखाते, ये सामने वाला फेस, इधर नहीं, यहाँ से रूम का वो कोना से पीछे वाला कोना, ये तो कैसे निकाले। तो देखो इसका मतलब है कि बॉडी यहाँ से डायरेक्ट बच्चों गया होगा कहाँ, यहाँ, और हर जो टर्निंग यहाँ पर दिख रहा है ना उसके बीच का एंगल कितना है, मतलब देखो कैसे करेंगे। अगर डिस्टेंस निकालना हो तो पता है कि इधर से यहाँ गया है ए, तो गया कैसे कैसे, यहाँ से, ओह ये लाल क्यों नहीं हो रहा है, हाँ इधर गया, ओह हो ही नहीं रहा है, ये ए, ये इधर आज नए होगा लग रहा है, ये ए और ये ए। तो अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो a प्लस ए, फिर a पहुंच गया b पर, तो a प्लस ए सभी जोड़ दो 3a। डिस्टेंस कितना हो गया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में तो बच्चों टेंशन ही नहीं है, a प्लस ए जिधर जिधर गया, जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, तो जिधर जिधर चले उधर उधर हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो जरा वेक्टोरियली ही निकाल लेते हैं, पढ़ चुके हैं तो कैसे निकाले, किसी को भी एक्स वाई जेड मान लो, ठीक है। ये तो मान लीजिए कि दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। जेड एक्सिस किधर है, बाहर। कैसे लिखे, तो सबसे पहले इधर चला है एक्स एक्सिस में ए, तो ए आई कैप प्लस, उसके बाद किधर चला है देखिए जरा, तो ये जो इधर जा रहा है किधर है, अंदर, बोर्ड के बच्चों अंदर, और z हमने किधर लिया, बोर्ड के बाहर, तो ये किधर बोल देंगे a, नेगेटिव z एक्सिस के तरफ, तो नेगेटिव z एक्सिस के तरफ यानी क्या, a माइनस के कैप के तरफ चला, तो दिस इज a आई कैप हो गया। ये वाला जो दिख रहा है वो क्या है, a माइनस के कैप, फिर यहाँ से इधर चला है तो दिस इज y एक्सिस, तो y एक्सिस में चला है तो क्या लिख देंगे, a जे कैप, तो हम जानते हैं आई कैप जे कैप के कैप हो। जैसा ही वेक्टर में लिखा गया, हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रूट अंडर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ माइनस ए आ जाएगा तो बोले माइनस ए का होल स्क्वायर, ये है ए का होल स्क्वायर, आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा मेरा 3a स्क्वायर, ये क्या है रूट 3 और ये क्या है ए, हेंस दिस विल बी द आंसर। तो ये बनाने का क्या हो गया मेरा तरीका, ग्राफिकली भी बना सकते हो, ये है ए, ये है ए, ये हो जाएगा 90 डिग्री, तो डायरेक्ट जो ना ग्राफिकली देखिए कैसे बनाओगे, ग्राफिकली ये ए, तो डायरेक्ट आप एक बार यहाँ से यहाँ चले जाओ, ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बच्चों देखो पाइथागोरस हो गया 90 डिग्री के सामने वाला, तो ये मेरा बन जाएगा रूट 2a। कहीं ना कहीं ये वाला पूरा चीज़ हम लोग ग्राफिकली जो है ना वेक्टर्स के अंदर ही पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा डायरेक्टली बता पा रहा हूँ, नहीं तो अभी पूरा विजुलाइज करवाता हूँ। ये और ये तो दोनों हो गए यहाँ पर पाइथागोरस, ये तो बोले कि ए से लेकर के ये कॉर्नर तो हम आ ही गए रूट 2a चल करके, और उसके बाद हम इधर चढ़ जाते हैं, तो भाई ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो बोले कि हाउ टू फाइंड एस कैसे आएगा, तो रूट अंडर, क्योंकि 90 डिग्री सामने पाइथागोरस लगा दीजिए, रूट अंडर हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ये है रूट 2a का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा कितना a का स्क्वायर, आंसर देखिए क्या आ जाएगा बच्चों, रूट 3a स्क्वायर रूट 3a, क्या आ जाएगा रूट 3a, तो ये 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर, फिर से रूट 3a, क्या है ये डिस्प्लेसमेंट। तो ये ग्राफिकली, ये वेक्टोरियली और ये सीधा सीधी जैसे चले, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्यूबिकल प्रॉब्लम्स हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब आता है टाइप 5 है, क्या है देखिए, सर्कुलर पाथ प्रॉब्लम्स। सर्कुलर पाथ प्रॉब्लम्स, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन एन ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम ए टू बी। यहाँ छोटा लिख दिया, अब कैपिटल समझिए, ठीक है। जो ए है और यहाँ से ना पार्टिकल गोल घूमते हुए फिर कहाँ आ गई है, बी पर, यानी कि वही पॉइंट है ए और बी क्या सेम। तो व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है कि कितना चला टोटल, तो सर्कल के सरकमफ्रेंस पर चला है, तो भाई
टोटल बच्चों डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सोचो जरा। यहाँ से चला कोई सर्कुलर पाथ पर चलते 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 फिर यहाँ, तो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा, नहीं बोल देंगे? डिस्टेंस कितना हो गया? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस हो जाएगा कितना? 2πr, है ना? बहुत अच्छा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली कहाँ है और इनिशियली कहाँ है? एक स्ट्रेट लाइन बताओ। फाइनली यही है और इनिशियली भी यही है, तो कहानी हो गया क्या चीज़? खत्म, यानी कि 0। रेडियस r है। तो ये तो छोटा सवाल। देखिएगा इसमें बड़ी एक टिपिकल अच्छा सवाल आता है और फिर हम लोग उस फॉर्मूला जो जनरेट करेंगे उसके साथ में सब जगह पे लगा देंगे, ठीक है? दमदार तरीके से बनेगा, एकदम टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन भी। और सर्कुलर मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी, ये सब जगह पे रोटेशन में सब जो कॉन्सेप्ट अभी देखेंगे वो यूज़ होगा एकदम दमदार तरीके से। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ए बी क्या है? अभी 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन गया तो 2πr डिस्टेंस। अब बोला जा रहा है बच्चों मेरे को कि ए से चला है कोई पार्टिकल, चल करके हाफ सेमी सर्किल आया, यानी कि हाफ रिवॉल्यूशन। तो कैसे बोले भाई? डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा ए बी आर्क, जो ए बी आर्क बना हुआ है ना वो। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि टोटल सरकमफ्रेंस होता है कितना? 2πr। अभी बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, टोटल होता है सरकमफ्रेंस 2πr। तो कह देंगे भाई उसका आधा चल गया है, तो बोले कि सरकमफ्रेंस जो है 2πr और उसका आधा वही हो जाएगा मेरा ये डिस्टेंस। सेमी सर्कुलर आर्क हो गया ये ए बी आर्क जो है, 2 कट गया, आंसर कितना आ गया? πr। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो भाई डिस्प्लेसमेंट जो है वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ए बी, खटाक्स। दिस इज क्या है? दिस इज ए बी। तो ये है r, ये वाला भी होगा r, तो हेंस r प्लस r कितना हो जाएगा? 2r। ऐसा भी सवाल कभी पूछता है कि एक पार्टिकल ए से बी सेमी सर्कल में आया है, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बटे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस है πr बटे 2r, तो आंसर आ जाएगा π/2। तो ऐसा सवाल आता है। अब देखिए पूरा चला एक रिवॉल्यूशन, आधा चला तो आधा रिवॉल्यूशन, भैया क्वार्टरे अगर चला तो बोल देंगे टोटल जो डिस्टेंस है ना 2πr उसका 1/4 होगा ये। अगर बच्चों 3 पार्ट यहाँ तक बोलेगा तब बोलेंगे जो टोटल डिस्टेंस है ना सरकमफ्रेंस 2πr उसका क्या है? 3/4 हो गया, है कि नहीं? चलेगा। ये वाला बोलेंगे 1/4, ये वाला यहाँ से यहाँ बोल देंगे 2/4, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बोल देंगे 3/4 यानी 3/4। तो ऐसे कर करके जो है निकालते हैं, ये भी बनाते हैं जरा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन एन ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम ए टू बी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा? तो हम बोलेंगे दिस इज जो है ये क्या है? 1/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस या 1/4 रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? 1/4 रिवॉल्यूशन है ये, 1/4 रिवॉल्यूशन। ठीक, तो बोलेंगे देखिए कैसे इसको हम लोग निकाले। व्हाट इज डिस्टेंस? तो डिस्टेंस बोलेंगे 1/4 रिवॉल्यूशन अगर है, यानी कि 1/4 टोटल जो रिवॉल्यूशन करता है उसका डिस्टेंस होता है कितना? 2πr। 2πr का 1/4 भाग जो है वो चल रहा है। काट करके देखिए आंसर आ जाएगा कितना? 2 2 जा 4 πr/2। दिस इज डिस्टेंस ए बी, आर्क ए बी। क्या है ये? 1/4 रिवॉल्यूशन। इसको ये भी बोल सकते हो आर्क लेंथ ए बी। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट अगर बोले तो भाई डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ए बी। डायरेक्ट ज्वाइन करो तो भाई अगर डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे निकाले डिस्प्लेसमेंट? तो बोले ये है r, ये है r, ये 90 डिग्री दिख रहा है कि पाइथागोरस लगा दो, धड़ाक से हमारा ये निकल गया। यानी पता है आर्क लेंथ अगर देखें तो डिस्टेंस होता है, क्योंकि जिधर जिधर चला है और ऐसे खड़ाक से ज्वाइन कर दिए तो वो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। कहीं ना कहीं कॉर्ड जैसा है, सर्कल का क्या कॉर्ड, तो वो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या करें? रूट अंडर हो जाएगा r² + r², रूट अंडर 2r², तो ये हो जाएगा बच्चों कितना? √2r। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब 1/4 हुआ। अब बोलते हैं भाई कहीं से कहीं चले जाए, तो बोलता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालो व्हेन एन ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम कहीं से कहीं। कहीं है, कहीं कुछ हो एंगल चला गया, ना 90 ना 180 ना 360, रैंडम थीटा। हाउ टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस?
तो अगर हम इसमें डिस्टेंस का अगर बच्चों बात करें, अभी हमने सीखा भाई डिस्टेंस जो होता है ना एक्चुअली आर्क लेंथ है। कौन है? आर्क लेंथ ए बी, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे? ये है रेडियस, ये है रेडियस, दिस इज आर्क लेंथ, ये है डिस्टेंस मेरा। तो हमको पता है कि सिंस थीटा इक्वल टू होता आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बोल दे ये है एल लेंथ, क्या है ये? आर्क लेंथ। ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ चुके हैं ना, पढ़ा चुके हैं पूरा, आर्क लेंथ बटे रेडियस, यही आर्क लेंथ हो गया मेरा डिस्टेंस। तो हाउ टू फाइंड डिस्टेंस? डिस्टेंस हो जाएगा आर इंटू थीटा। देयरफॉर बोल दे बच्चों कि डिस्टेंस जो हो जाएगा यानी आर्क लेंथ क्या हो जाएगा? आर इंटू थीटा। और इसमें बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ था कि ये जो थीटा होता है ऑलवेज इट मस्ट बी इन रेडियन। इसीलिए बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग पढ़े ट्रिग्नोमेट्री समेत डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन बताओ। ये 60 डिग्री रहेगा तो 60 नहीं लिखना है यहाँ पर, 6 मतलब 3, 3 मतलब 6, ट्रिक याद है ना? हाँ, तो 60 मतलब धड़ाक से 6 मतलब 3 पाई बटे 3। 45 होगा तो यहाँ लिखेंगे पाई बटे 4। 120 होगा तो 60 दूनी 120, 60 मतलब 3 यानी कि पाई बटे 3 इंटू 2। हाँ, आप तेज बन चुके हैं हम लोग है ना, तो मैं धड़ाक 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 बोलूँगा। रिवीजन हो रहा है, हर जगह पे रिवीजन करेंगे, जो बेसिक मैथमेटिक्स में है ना हम लोग ट्रिक देखे उसमें। तो ये हो गया आर्क लेंथ डिस्टेंस। हाउ टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, वहाँ बहादुरी है बच्चों। हाउ टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले भाई, देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब ना कहीं पर यहाँ पर हम हैं ए और चले गए बच्चों कहीं पर बी, तो ये हो गया है ऐसा, ये हो गया ऐसा, ये हो गया ऐसा, ये हो गया ऐसा। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये है ऑरिजिन। तो कैसे बनाते पता, हम वेक्टर का यूज़ करते। लेट कोई एंगल गया है थीटा, ये हमको पता है कि ये रेडियस है, हमको ये भी पता है कि रेडियस है, लेकिन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कोई पॉइंट है, लेट इसको मान लेते हैं r1 वेक्टर, लेट, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलो r1 r2 ऐसे मान लो, ये है a, तो दिस इज r1 वेक्टर मान लेते हैं। b पर चला गया r2 वेक्टर। बोलो सर क्या कर रहे हो यार? हम निकाल रहे हैं बच्चों ना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा जो कुछ भी एंगल यहाँ पर रहे। तो जैसे कुछ भी एंगल थीटा हो तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? r इंटू थीटा, आंसर आर्क लेंथ। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? हम वेक्टर का यूज करने वाले जो हमने वहाँ पढ़ा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स का यूज कर रहे हैं। तो O से लेकर के A, दिस इज पोजिशन वेक्टर। O से लेकर करके B एक पॉइंट है तो पोजिशन वेक्टर बना दिए। कहाँ हो? डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियली है, ये फाइनली चले गए यहाँ, दिस इज इनिशियल, और दिस इज क्या है भाई? फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल की तरफ मारे धड़ाक से, दिस इज ऐसा। तो क्या हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अगर इस ट्रायंगल के अंदर बच्चों अगर हम लगाएं तो होगा क्या, वो देखो जरा, देखते हैं। यहाँ से गए यहाँ, टेल से हेड, फिर टेल से हेड तो पहुँच गए यहाँ से यहाँ, यानी ये रिजल्टेंट की तरह काम कर रहा है। खटाक खटाक विल बी इक्वल टू खटाक। तो कैसे लिख दे? O से गए हैं A, फिर A से गए हैं B, एरो देख करके अति करें ना, तो ये पहुँच गए हैं O से लेकर करके B। हमको निकालना है ए बी होगा क्या? दिस विल बी इक्वल टू ओ बी माइनस हो जाएगा ओ ए। ओ ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यही मेरा आंसर चाहिए। ओ बी क्या है भाई? कहाँ है ओ बी? ओ बी है R2 वेक्टर। ओ ए क्या है? R1 वेक्टर। हालांकि R1 जो वेक्टर है ना वो एक्चुअली R वेक्टर है, और R2 वेक्टर है वो भी R वेक्टर है। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ R1 बोलो चाहे मैग्नीट्यूड ऑफ R2 बोलो, सब किसके बराबर है? R। बाद में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेकिन अभी डेरिवेशन कर रहे हैं तो आप लोग को बता रहे हैं 1 और 2 से। तो क्या करें? ये आ गया सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का पूरा लेक्चर याद करिए बच्चों। R2 माइनस R1, यानी एक है R2 दूसरा है माइनस R1। तो भाई R2 कहाँ है? R2 यहाँ है। माइनस R1 कहाँ है? तो R1 इधर है, माइनस R1 किधर होगा भाई? इसको पीछे प्रोड्यूस, क्या बोले, इसको पीछे प्रोड्यूस कर दो। तो दिस इज R1, दिस विल बी माइनस R1। तो हमको R2 और माइनस R1 के बीच का एंगल देखना है। R2 किधर है? R2 इधर। माइनस R1 करेंगे, इसमें हम चैंपियन हो चुके हैं कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वेक्टर्स का, दो वेक्टर जो पॉजिटिव होता है ना ए बी, उसके बीच का एंगल थीटा, ए माइनस बी करते हैं ना, एंगल 180 माइनस थीटा हो जाता है। जैसे एंगल चेंज हुआ फॉर्मूला में बस एंगल बदल देते हैं।
देखो दिख रहा है R2 और माइनस R1 में कितना है, टोटल एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री है, उसमें से थीटा माइनस कर दो तो 180 माइनस थीटा। तो हमको चाहिए मैग्नीट्यूड। हम जानते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स जो होता है मैग्नीट्यूड कैसे लिखाता है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 ही, लेकिन कॉस क्या, ये दोनों के बीच का एंगल है 180 माइनस थीटा। बाद में हम रटंती विद्या इसको बच्चों कर सकते हैं, क्या, कॉस 180 माइनस थीटा आता है माइनस कॉस थीटा, तो हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिख ले, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 कॉस ऑफ क्या हो गया थीटा, कॉस 180, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डायरेक्ट हम ये ना बाद में रटंती विद्या कर सकते हैं, एक बार समझंती अगर ठीक ठाक है तो, कि एडिशन अगर हो तो वो दोनों के बीच थीटा, तो यहाँ आ जाता है प्लस 2AB कॉस थीटा, सब्ट्रैक्शन अगर हो तो आंसर आ जाता है माइनस 2AB कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन पहले तो फिजिक्स दिखाई दे भाई, काहे का रीजन हो, डायरेक्ट नो रटंती विद्या, ठीक है, डायरेक्ट नहीं, परहेज करिए से, वरना फिर प्रेशर बिल्डअप होगा यहाँ पर, है ना, फिर 3 इडियट्स वाला कहानी स्टार्ट हो जाएगा, प्रेशर बिल्डअप, तो ऑल इज वेल बोलना पड़ेगा फिर दिल को। तो क्या करें, सिंस R1 R2 सब बराबर है बच्चों, तो हम यहाँ पर क्या लिख दे भाई, ये R स्क्वायर R तो 2R स्क्वायर हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा। सॉल्व करते जाते हैं, देखते हैं कि क्या आंसर आता है। लिख लीजिए इसको, इसको बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। R स्क्वायर ये हो जाएगा 2R स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, बहुत बार सॉल्व किया वेक्टर्स में। 2R स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा यहाँ पर ही 1 माइनस कितना हो जाएगा कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा पूरा रटवा चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, आप लोग को ये भी करा चुके हैं, क्योंकि एक बार समझ लिए तो बाद में रटा दिए ताकि तेज बन जाओ आप। 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, ये क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। अब बाहर निकालते हैं, 2 का एक 2 बाहर, R स्क्वायर का एक R बाहर, साइन स्क्वायर थीटा का बच्चों एक साइन थीटा बटे 2 बाहर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो हो जाता है 2R साइन थीटा बटे 2। तो हमको इन जनरल पता चल गया, जो भी थीटा यहाँ दिया रहे ना 60 डिग्री है, तो भाई धड़ाक से कर दो 60 बटे 2, यानी कि है। अगर ऐसा कुछ हो, खटाक दिस इज ऐसा, तो भैया ये वाला जो चीज़ है ना वो है डिस्टेंस आर्क लेंथ, और ये जो है ना वो है डिस्प्लेसमेंट, ये है L मान लीजिए, ये है थीटा, ये है रेडियस। तो जब भी कोई एंगल दिया हुआ रहे इसको लिखना है रेडियन में, पॉइंट टू बी नोटेड कर लीजिए बढ़िया से। डिस्टेंस जो हो जाएगा R थीटा और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2R साइन थीटा बटे 2। अब ये जो है ना ब्रह्मास्त्र हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका बच्चों क्या होता है यूज़ होता है। ठीक है, एल हो गया R थीटा, आई हो गया 2R साइन थीटा बटे 2 डिस्प्लेसमेंट। ऐसा ही हम रिलेटिव वेलोसिटी में वेलोसिटी के लिए भी डेराइव करेंगे। एक सवाल भी आप लोग को करवाए थे वेक्टर के अंदर, जो बोले थे नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ेंगे, सच में पढ़ेंगे। तो हम जरा वो क्वेश्चन बना करके देखें, अपने से पहले ट्राई मारिए ना, सबसे बनना चाहिए यार। अकेले हम ही बनाते रहे, अपना रिवीजन करते रहे, नहीं आप लोग तेज बनिए, बोलिए कि सर देखिए मेरा ये आंसर आया, मैंने बना दिया एकदम। हाँ, ये कॉन्फिडेंस जो है ना डेवलप करना है कि सर आपने कॉन्सेप्ट सीखा, मैंने कॉन्सेप्ट देखा, वीडियो को रोका, मैं खुद बना दिया, बताओ। और 1-2 वीडियो में तो ऐसा हुआ है कि मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद बना रहा हूँ मैं, और बच्चे लिखे सर पता है आपने इतना सेकंड लिया था, इतना मिनट, मैंने इतना सेकंड में आपसे पहले बना दिया। और मतलब इतने दिल को खुशी होता है कि वाह क्या बात है, पढ़ाया हुआ सार्थक हो तो मज़ा जो है ना नेक्स्ट लेवल का आता है। टीचर को, कोई भी टीचर हो बच्चों, सभी को बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं ना। अब पता चले मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई बच्चे परफॉर्म ही नहीं कर रहे, तो फिर बेकार लगता है पृथ्वी पर आए क्यों, टीचर क्यों बने। इसलिए आप लोग मेहनत करिए और अपने से ट्राई किया करिए, ठीक है, हमेशा। तो क्या बोले, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 60 डिग्री दिया हुआ है, तो भैया डिस्टेंस क्या होगा, अभी हमने पढ़ा, कोई भी एंगल है R दिया हुआ है तो डिस्टेंस हो जाएगा L इक्वल टू R थीटा। R तो R है, थीटा कितना है 60 डिग्री, लेकिन लिखेंगे हम पाई बटे 3। 6 मतलब 3 मतलब 6, धड़ाक आंसर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 60 डिग्री है ना, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है कितना 2R साइन थीटा बटे 2। तब बोल देंगे ये 2R साइन थीटा, थीटा क्या है भैया, थीटा है 60 बटे 2, काट दो, ये आंसर आ जाएगा 2R साइन 30 डिग्री। देख लो
है ना, 30 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2r। साइन 30 होता है 1/2 स्वाहा स्वाहा, हेंस आंसर विल बी नॉट स्वाहा, आंसर विल बी इक्वल टू r, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा r। ठीक है, ये हो गया। तो जैसे बच्चों ये समझ में हमको आया है, जैसे ये समझ में आया है, जरा मैं आप लोग को ना एक रैंडम एक ये वाला क्वेश्चन बोलता हूँ कि पार्टिकल यहाँ से चला यहाँ, ठीक है, यहाँ से चला कितना यहाँ, तो टोटल देखो, अगर देखो कि एंगल कितना है, एंगल है 180 डिग्री। कितना है एंगल? 180 डिग्री। तो बताओ कि भैया व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट और व्हाट इज डिस्टेंस, जो हमने पढ़ा बाय फॉर्मूला। अगर देखे तो बनाओ जल्दी से सब कोई। तो डिस्टेंस जो हो जाएगा ये हो जाता है इक्वल टू आर थीटा। आर कितना है भाई? आर है आर है। थीटा कितना होगा? 180 नहीं रखना है, थीटा क्या होता है? पाई, 180 हो जाएगा पाई, यानी कि पाई आर है क्या डिस्टेंस? डिस्टेंस देखो पाई आर, यानी कि हम ऐसे भी बना सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालो किसी भी सवाल के लिए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 2r साइन थीटा बटे 2। ये मेरे से 2 क्यों नहीं लिखाता है भाई? नाराज हो क्या? दिल तो मैंने नहीं तोड़ा, फिर नाराज क्यों हो? हमेशा आर ही लिखा जा रहा है। देखिए 2r साइन थीटा बटे 2, थीटा कितना होगा? 180 डिग्री, तो 180 बटे 2 कितना हो जाएगा? 90, यानी कि 2r साइन 90, 2r साइन 90, साइन 90 कितना होता है? 1। आंसर क्या आ जाएगा? 2r। क्या आंसर 2r है? क्या है? तो समझ में आ गया डायरेक्ट। बस देखिए कितना एंगल है, सर्कुलर मोशन में खटाक खटाक लगाइए बच्चों, आंसर। रेशियो भी पूछते ये बटे ये, तुरंत आंसर हो जाएगा, कहीं से कहीं भी चले, बस डिग्री चेक करिए और आंसर लिखिए। तो ये रहा पूरा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का पूरा कंप्लीट लेक्चर्स। बच्चों जो टाइप 2 टाइप 3 कुछ है ना बताए थे जो वेक्टर्स के लेक्चर के अंदर, वहाँ भी डीपीपी हमने किया। ये भी लेक्चर्स जब हम पढ़ेंगे, ये सब जो देख रहे हो ना, इस पर भी बहुत सारा वेरिएशंस क्वेश्चंस हम डीपीपी के अंदर डालेंगे, ताकि जो है ना कॉन्सेप्चुअली न्यूमेरिकली हर जगह पर हम क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।